जिसका भी मैं कोकर। विद्यार्थियों, आज हम लोग शिक्षा के कार्य पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों में हम लोगों ने शिक्षा के कार्य को पढ़ते हुए व्यक्तिगत या वैयक्तिक अथवा सामाजिक शिक्षा के जो कार्य हैं उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। सांस्कृतिक विरासत का शिक्षा किस तरह से हस्तांतरण करती है उस पर बात कर चुके हैं। कौशल का विकास करने में किस प्रकार सहायता करती है शिक्षा, यह भी एक शिक्षा का कार्य है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। मानव मूल्यों के बारे में, उसकी उत्पत्ति और उसके मूल्यों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, इसकी बात भी हम लोग कल के क्लास में कर चुके हैं। साथ ही साथ हम सामाजिक एकजुटता के बारे में भी कल की क्लास में बात कर चुके हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे जवाब हमें लिखकर भेजे हैं। इस क्लास के बाद आज फिर से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का जवाब आप लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो उसको मैं आपके गूगल क्लासरूम में आपके नाम से पोस्ट कर दूंगा और जो ग्रुप है उस पर भी पोस्ट कर दूंगा, जो दूसरे विद्यार्थियों के काम आएगा। कल की कक्षा के बाद कुछ विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं। उन विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के प्रश्नों के जवाब भी आप इसी तरह से लिखते रहेंगे। दीक्षा पांडे का, शिफा का, इसके अलावा जो है एक और भी जवाब आया था, मैं नाम भूल रहा हूँ, इसको हमने पोस्ट किया था। ये थर्ड ईयर से भी एक छात्रा ने जवाब दिया था और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था उसने। आज की कक्षा में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही क्या? चलो अपने अपने स्पीकर ऑफ कर दो, सभी लोग अपने स्पीकर ऑफ कर दें। आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसमें 2-3 चीजें पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है अवकाश के लिए शिक्षा, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा और चौथा पॉइंट है मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा। विद्यार्थियों, तुम लोग देखो किसका स्पीकर ऑन है, स्पीकर ऑफ करो, स्पीकर ऑफ कर दो। आवाज आपकी गूंजती है तो सब हम लोगों तक भी पहुंचती है, डिस्टरबेंस होता है। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे शिक्षा का एक कार्य। जैसे इतने कार्य शिक्षा के थे, कल हमने एक प्रश्न दिया था कि शिक्षा के 7 कार्यों की सूची बनाइए। तो शिक्षा के जो आपके कार्य हैं, नेटवर्क ना चले, पता नहीं कौन नेटवर्क सर जी लगाए हैं। कौन बोल रहा है भाई? की आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है? सर इसमें 3 लोग बोलिए नहीं, आवाज सब गूंजने लगती है। शिक्षा क्या क्या करती है, इसकी बात करने के लिए मैंने आपसे कल कहा था कि 7 कार्यों की सूची बनाइए। शिक्षा के 7 कार्यों की सूची बनाइए। तो विद्यार्थियों कुछ करना नहीं था आपको, आपका ये जो पाठ्यक्रम है यूनिट 2 का, उसमें 9 कार्य दिए गए हैं, 9 पॉइंट दिए गए हैं। उन्हीं पॉइंट को आप याद कर लीजिए तो शिक्षा के कार्यों की सूची बन जाएगी। शिक्षा के कार्य जो नई शिक्षा नीति मानती है, उसमें जो शिक्षा शास्त्र का कोई है नहीं मान रहा है भाई, कोई है जो मान नहीं रहा है।
आवाज किसी के स्पीकर की आ रही है लगातार। सभी लोग स्पीकर ऑन ऑफ करोगे तब ठीक से आवाज जाएगी। तो शिक्षा के कार्यों की जब सूची बनाने की बात आपसे कभी की जाए तो आप व्यक्तिगत और सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण करना, कौशल का विकास करना, मानव मूल्यों का विकास करना, सामाजिक एकजुटता लाने की कोशिश करना, अवकाश के लिए शिक्षा के बारे में प्रबंध करना, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा की बात करना, यही सारे शिक्षा के कार्य हैं जो आपका कोर्स है। ठीक है, तो इसकी भी सूची बना लोगे तो काम चल जाएगा। तो उनमें से अगला जो पॉइंट था जिस पर आज हमें डिस्कस करना है, अवकाश के लिए शिक्षा, यह क्या है। पहली बात तो तुम लोग ये सोचो कि अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, तो हमारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता होगा कि छुट्टी का मतलब छुट्टी। वास्तव में शिक्षा का एक कार्य यह भी है कि हम छुट्टी के दिनों का कैसे सदुपयोग करें, छुट्टी के दिनों का सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए जब हम प्रयास करते हैं तो यह भी एक तरह से शिक्षा का ही कार्य है। शिक्षा हमें एक आइडिया देती है कि हम छुट्टी के दिनों को किस तरह से बिताएं। तो यह समझ लो कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले संकट आया था देश पर, कोरोना का, उसमें सारे स्कूल कॉलेज सब बंद थे। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि इस आपदा को अवसर में बदलना है, इस आपदा को अवसर में बदलना है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या सरोज, सुन पा रहे हो? आ रही है सर। सर आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। किसी का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं जा रही है, तो जिसको भी आवाज नहीं जा रही है वो थोड़ा नेटवर्क में चला जाए तो आवाज जाएगी। तो सर आवाज आ रही है? कोरोना के टाइम में आवाज तो आ रही है। हाँ ठीक है, अब स्पीकर ऑफ कर लो तुम लोग। तो आपदा के समय में उन्होंने कहा था कि इस आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पूरे देश काल परिस्थिति में तुम लोग देखते होगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अपनी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो जो लोग अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं वो सफल होते हैं और जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित करते हैं। तो आप नॉर्मली जैसे पढ़ते समय आप पढ़ाई का बोझ समझते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि क्या पढ़ें और ना पढ़ना पड़े तो अच्छा है। जैसे ही एग्जाम समाप्त होते हैं वैसे ही वो अपने को स्वतंत्र महसूस करते हैं। उनको लगता है कि हो गया, चलो बहुत हो गया, अब एग्जाम दे दिए, खत्म, चलो अब पिक्चर देखते हैं, कुछ और करते हैं। फिर वो अपने को एकदम फ्री कर लेते हैं। वास्तव में तुम्हारा ये जो समय है ये तुम्हें कुछ बनने का समय है। तुम इसमें पूरी प्लानिंग के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जब अपने क्रियाकलापों में अपने आप को जोड़ोगे, संलग्न करोगे, तो सफलता तुम्हारे कदमों पे होगी। इसी उद्देश्य को देखते हुए शिक्षा ने एक कार्य अपना निश्चित किया कि हम अपने विद्यार्थियों को शिक्षा के माध्यम से इस बात की प्लानिंग करने के लिए प्रेरित करेंगे कि जब छुट्टियां होंगी तब वो क्या करेंगे। तो छुट्टियों के लिए देखो, आमतौर पर नॉर्मली हम लोग घूमने का प्लान करते हैं, कहीं किसी जगह घूमने जाते हैं, या हम किसी विशेष कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। वो हमारा खेल का हो सकता है, हम जिम को ज्वाइन कर सकते हैं, या हम किसी विशेष तरह की ट्रेनिंग उसमें ले सकते हैं, या घर में रह करके हम कोई आर्ट बना सकते हैं, या घर में रह करके कोई हम और भी हाथ का या किसी तरह का काम सीख सकते हैं। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन जब घूमने जाते हैं तो घूमने का भी उद्देश्य नहीं लेके जाते हैं। तो अब की बार जब कभी तुम लोग घूमने जाओ छुट्टियों में, तो उस जगह के बारे में विशेष तरह की जानकारी कलेक्ट करके आओ कि वहां पर क्या क्या था, क्या कैसे गए, उसका एक यात्रा का एक ब्यौरा तैयार करो और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करके उसको रखो। तो तुम्हारा वो जो अवकाश काल है वो अभी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। तो अवकाश काल की शिक्षा के लिए भी हम मानते हैं कि शिक्षा कार्य करती है। आप
जब शिक्षित होते हैं तो अपनी छुट्टियों को भी बेहतर तरह से एंजॉय करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं, अच्छी अच्छी पिक्चर्स कवर करते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत सी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जहां जाते हैं वहां से कुछ चीजें कलेक्ट करके ले आते हैं। तो ऐसी ऐसी तुम्हारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए कि अवकाश काल में भी हम बेहतर तरह का कार्य कर सकें। मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर इतना काफी है। दूसरा एक पॉइंट है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिक्षा का एक कार्य यह भी है, राष्ट्रीय एकता का विकास करें, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा। तो प्यारे विद्यार्थियों, तुम लोग रोज सुनते होंगे कि कश्मीर में 4 आतंकवादी मार दिए गए, फिर सुनते होंगे कश्मीर में 3 सुरक्षाकर्मी मार दिए गए, फिर कहीं सुनते होंगे कि फला जगह पर बम विस्फोट हो गया, फिर कहीं और इस तरह की खबरें आती हैं। देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं, है ना। और उस तरह की समस्याओं को हल करने का काम भी एजुकेशन करती है। शिक्षा का काम है कि हम अपने देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए प्रयास करें, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए प्रयास करें। और तुम लोगों को विद्यार्थियों ये पता होगा कि एक कल्पना है, अभी कुछ दिनों पहले दशहरा था, परसों ही दशहरा था, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि राम के राज्य की कल्पना की जाती है। राम का राज्य का मतलब है कि एक ऐसा राज्य जहां पर सभी सुखी होंगे और एक तरह का व्यवहार सबके साथ किया जाएगा और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि अपने देश में, भारतवर्ष में तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह की भाषा है, तमाम तरह के रंग हैं, तमाम तरह के भौगोलिक सिचुएशंस हैं। कहीं बहुत ठंडा है तो कहीं बहुत गर्मी है। आप कश्मीर में चले जाओ तो हर समय गर्मी ठंडक है, साउथ में चले जाओ तो हर समय गर्मी है। कहीं नॉर्मल टेम्परेचर है, कहीं पहाड़ है तो कहीं नदियां हैं तो कहीं समतल है, कहीं कुछ है। हर दृष्टि से भारत में विभिन्न प्रकार के जो प्रांत हैं वह अपनी खूबियों के लिए फेमस है। ये सब राज्य जो हैं देश की आज़ादी के समय भारत में स्वेच्छा से मिलने की इच्छा जताई थी। तो इस तरह से एक पूरा अपना एक एकीकृत भारत है। अंग्रेजों के समय के पहले का भारत जो था वो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, अफगानिस्तान भी था, उसमें बहुत बड़ा अखंड भारत था। तो उसमें और अब में कुछ फर्क है, क्योंकि इसमें इस भारत, अखंड भारत के कई टुकड़े हो चुके हैं और टुकड़े ना होने पाए इसके लिए हम शिक्षा के माध्यम से प्रयास करते हैं। शिक्षा भारत की अखंडता और एकता के लिए प्रयत्न करती है कि हम अपने बच्चों में, हम अपने विद्यार्थियों में यह बात पैदा करें कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसके लिए हम पूरे देश भर में सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। तमाम तरह के विचार हैं, तमाम तरह की भाषाएं हैं। साउथ के लोग अलग तरह का भोजन करते हैं, नॉर्थ के लोग अलग तरह का भोजन करते हैं, लेकिन हम किसी को किसी आधार पर अलग नहीं करते कि ये उस देश का है या उस प्रदेश का है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। पूरे देश में देखो, यह निश्चित है कि पूरे देश भर में कहीं भी हम कहीं जा कर के रह सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, किसी को किसी तरह का रोक टोक नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में हम ऐसा नहीं कर सकते थे, शेष भारत के लोग कश्मीर में जाकर के बस नहीं सकते थे, वहाँ पे धारा 370 लगी हुई थी, तो इसलिए वहाँ आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे और वहाँ पर आप बस नहीं सकते थे। लेकिन इस सरकार ने उसको हटा दिया, तो अब पूरे भारत भर में अब ये समस्या नहीं है। पूरा भारत एक है और पूरे भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी जाकर के चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी जाकर के रह सकता है, कहीं भी जाकर के जमीन खरीद सकता है, कहीं भी जाकर शादी विवाह कर सकता है। पूरे देश भर में एक तरह का राज्य है, एक तरह का शासन है और इस भावना को विकसित करने की कोशिश शिक्षा करती है। शिक्षा का यह भी एक कार्य है। तो राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा का, राष्ट्रीय एकता डेवलप करना, नेशनल इंटीग्रेशन पैदा करना, यह भी शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है।
मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर इतना काफी है। बाकी तुम लोग अपने किताबों से पढ़ना और प्रश्न मैं दूंगा उसको लिखना, और कहीं समस्या होगी तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। और अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा। विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय का मतलब होता है देश, जब एक से अधिक देश हो जाएं तो उसको अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब भारत के बाहर के देशों को हम इसमें शामिल करें तो वह अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अब अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल का मतलब भारत से बाहर के तमाम देशों के बारे में बात हो रही है। भारत के अलावा हम अगर अमेरिका में हैं तो अमेरिका के लिए अंतरराष्ट्रीय का मतलब है अमेरिका के अलावा। जापान में हैं तो जापान के लिए अंतरराष्ट्रीयता का मतलब है जापान के अलावा दूसरे देशों की बात जब हम करते हैं। अब जब हम एक से अधिक देशों की बात करते हैं तो वह हो जाता है अंतरराष्ट्रीय। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने देश में हैं तो फिर दूसरे देशों की क्या बात करें? लेकिन नहीं विद्यार्थियों, हम भारत के लोग हैं और पूरा विश्व भी यही मानता है कि पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। और यह मंत्र जो है पूरी दुनिया को किसने दिया? भारत ने दिया। भारत के लोग ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत के जमीन से निकली है और पूरी दुनिया को हम एक वसुधा मानते हैं। और वसुधा मानने के कारण जो है हम अपने देश के साथ साथ दूसरे अन्य देशों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम दूसरे देशों को रिस्पेक्ट नहीं करें तो क्या होगा? हम उनसे झगड़ेंगे। तो हम किसी दूसरे देश को कमतर ना माने, हम दूसरे देश को बेहतर माने, उनके सुख दुख में अपने को शामिल करें। हमारे लिए जैसे अपना देश महत्वपूर्ण है वैसे उस देश के निवासियों को उनका देश महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें उनका भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। तो हम केवल अपने देश को ना सब कुछ समझते हुए दुनिया भर के सभी देशों के निवासियों के साथ बेहतर संबंध रखें, यही सोच अंतरराष्ट्रीयता की समझ है। इसी सोच को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीयता या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीयता की समझ हमारे अंदर कम है, भारतीयों के बीच में थोड़ा कम है। ये कहते हुए मुझे संकोच हो रहा है, लेकिन भारतीयों के लिए थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीयता की समझ कम है। दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों में यह अंडरस्टैंडिंग कम है। मैं अपने पुराने विद्यार्थियों को जो इसमें जुड़े होंगे उनको मैंने ये स्टोरी पहले भी बताई थी, आज फिर मैं इसकी चर्चा करूंगा शार्ट में, कि जब हम अपने यहाँ कुछ करते हैं तो हमारे कई दुकानदार साथी हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई टैक्सी ड्राइवर हैं, कई ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं। वो जब विदेशी भारत में आते हैं, जैसे बनारस में या दिल्ली में, आगरा में, तो उन विदेशियों के साथ वह यह सोच करके गड़बड़ व्यवहार करते हैं कि ये शायद हिंदी नहीं समझते या अंग्रेजी ठीक से नहीं समझते हैं। तो उनको कभी कभी हम ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं उनसे हम यह समझ कर कि ये विदेश के लोग हैं, इनको ठीक से समझ नहीं होगा कि यहाँ पर ये चीज़ कितने की मिलती है। हम उनसे उनकी कीमत की से ज़्यादा पैसे वसूल कर लेते हैं। यह अंतरराष्ट्रीयता की समझ को रेखांकित करता है। यह हमारी अंतरराष्ट्रीयता की समझ नहीं है। अंतरराष्ट्रीयता की समझ यह है कि हम दूसरे देशों के नागरिकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। कई बार अखबारों में खबरें आती हैं कि विदेशी महिला के साथ बलात्कार हुआ, विदेशी महिला का उत्पीड़न हुआ, या विदेशी कोई पर्यटक था उसके साथ चोरी हो गई, उसके साथ मिसबिहेव हुआ, मारपीट हुई। ये सब चीजें सुनने में आती हैं तो बहुत बुरा लगता है। विद्यार्थियों, इसमें एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? ये सच घटना है कि जब आचार्य राममूर्ति जर्मनी एक बार गए थे तो उन्हें एक किताब की जरूरत थी। तो उस पुस्तक
को बहुत दिनों से वो खोज रहे थे, तो जर्मनी के एक स्टॉल पर उस किताब को देखने का उनको मौका मिला, लेकिन वो किताब बहुत ही खराब स्थिति में थी, फटी हुई सी थी। तो उन्होंने उसको खरीदना चाहा, तो उस बुक सेलर ने कहा कि हम इसको आपको नहीं दे सकते। तो कारण उसको पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे देश के नहीं हैं, शायद बाहर से आए हैं, इसलिए मैं ये इस हाल में इस किताब को मैं बाहर के दूसरे देश के लोगों को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इससे जर्मनी की इंसल्ट होगी। तो ये जर्मनी की इंसल्ट की बात जो है, ये तो एक राष्ट्रीयता की भावना है, लेकिन किसी भी दूसरे देश को के व्यक्ति को न बेचना, उस फटे हाल में न बेचना, यह क्या है, यह राष्ट्रीयता की भावना की हमारी जर्मनी के बारे में लोग क्या सोचेंगे, इसकी इस तरह की भावना है। लेकिन अगली जो स्टोरी का स्टेप है, उसमें उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर चाहिए तो कल आप आइए, हम आपको। तो उन्होंने कहा कल तो मेरी फ्लाइट है। तो उस बुक सेलर ने उनकी फ्लाइट का नंबर नोट किया और फिर कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि आप तक ये पुस्तक पहुंचे। और राममूर्ति ने अपने संस्मरण में लिखा इसको कि जब वो फ्लाइट पकड़ने वाले थे वहाँ पर, तो एयरपोर्ट पे उनको एक व्यक्ति मिला और उस पुस्तक के साथ, उस पुस्तक की कीमत जितनी थी उतनी ही लिया, लेकिन उसको बाकायदा जिल्द करा करके, ठीक तरह से बाइंड करा करके, बेहतर स्थिति में करके और उतने ही पैसे में दिया। तो यह दूसरे देश के नागरिकों के साथ जो व्यवहार उस जर्मनी के बुक सेलर का था, यह उसकी अंतरराष्ट्रीयता की समझ थी। वो चाहता तो मनमानी कीमत पर राममूर्ति को वो किताब बेच देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो यह प्रकरण हम आज भी इसको यहाँ पर तुम लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीयता का मतलब यह है कि हमारे लिए जितना महत्व हमारे देश का है, हमारे पड़ोसियों का भी उतना ही महत्व हमें रखना चाहिए। अगर आपका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा ना हो, तो पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर उस तरह का पड़ोसी है जो आपकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, चीन जैसा पड़ोसी है, तो चीन को उसी की भाषा में हमें जवाब देना चाहिए, उससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीयता की समझ के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए, इसके लिए तमाम कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए। भारत के विद्यार्थियों को दूसरे देशों में भेजना चाहिए, दूसरे देशों के विद्यार्थियों को भारत में बुलाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह आयोजित करने चाहिए, पर्यटन बनाए जाने चाहिए, जिससे कि शिक्षा अपना यह कार्य बेहतर तरह से करे। और इस तरह के प्रबंध हैं भी, होते भी हैं, और हमारे देश में दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हैं, और दुनिया के तमाम देशों में भारत के दूतावास हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी प्रयास में रहता है कि लोगों के अंदर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की समझ पैदा की जा सके। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का यह मतलब है। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, हाँ बोलो। सर दूतावास मीन्स क्या होता है? दूतावास का मतलब होता है कि जैसे भारत में अगर अमेरिका का दूतावास है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका के जो दूत हैं, अमेरिका के जो एम्बेसडर्स हैं, अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, वो हर समय भारत में उस दूतावास में उपलब्ध रहेंगे। जब अमेरिका को कोई जरूरत होगी भारत के संबंध में, तो वह यहाँ से अपने उस कार्यालय के माध्यम से ये सूचना वहां पर दे सकते हैं, या हमें अमेरिका को कुछ कहना होगा तो उस दूतावास में जाकर के हम वहां पर कह सकते हैं। जैसे जितने भी इस तरह के एम्बेसीज होती हैं, दूतावास जिसको कहते हैं हिंदी में, वो आमतौर पे राजधानी में स्थित होती हैं। जैसे भारत की राजधानी में दुनिया भर के दूतावास हैं, इसी तरह अमेरिका की राजधानी में दुनिया भर के, वहाँ भारत सहित तमाम देशों के दूतावास होते हैं। तो जैसे हमारे देश के जो लोग हैं वो दुनिया भर में हर जगह फैले हैं ना, तो हर जगह अगर मान लो कोई जापान का आदमी है, भारत का कोई व्यक्ति जापान में रहता है, तो जापान में उसे कोई समस्या हो रही है, तो हम जापान के दूतावास में जाएंगे और उसकी समस्या को वहां हल करने के लिए अनुरोध करेंगे। तो जापानी जो दूतावास के लोग होंगे वह जापान में मैसेज भेजेंगे
और जापान में वो मैसेज पहुंचने से उस व्यक्ति की समस्या सॉल्व हो गए। समझी नसरा? जी सर। एक यस सर, और भी समझ बात है, जैसे अभी देखो बांग्लादेश में तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उसमें इस्कॉन के टेम्पल sir. को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो बांग्लादेश के दूतावास में जाकर के भारत के लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज की है और वहां की प्रधानमंत्री जी ने जो है शेख हसीना जी ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दूतावासों का बहुत रोल है। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर, समझ गई। चलिए, तो ये अंतिम पॉइंट जो है शिक्षा के कार्य का, आज अंतिम पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा। विद्यार्थियों, ये अंतिम पॉइंट है और शिक्षा के कार्य इसी के बाद समाप्त हो जाएगा। मानव संसाधन विकास के लिए शिक्षा का जो मतलब है वह है